हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। इसके पहली वाली वीडियोज़ में हमने इसके टोटल 14 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन क्या कहता है? इन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉसेस और डॉट्स। आपको ये बोला गया है कि जब हम किसी भी कंपाउंड का या फिर आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो हम वैलेंस शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन को या तो क्रॉस से यानी इस तरीके से डिनोट करते हैं या फिर हम सिंपली डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले पार्ट में क्या बोला गया है, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज़ 17। ये हमारा जो क्लोरीन होता है जो कि पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो दिया गया है 17। आपसे बोला गया है कि राइट द इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देना है। तो आप जानते हैं क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर है 17 और यहाँ पे हमारे पास जो सबशेल होती हैं KLM। तो यहाँ पे पहले में आते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 2, सेकेंड में आते हैं 8 और लास्ट में भी आते हैं 8, लेकिन हमारा बचा कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2, 8, 7। तो यहाँ पे बस हमसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही पूछा गया था। बी में देखिए, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन मॉलिक्यूल बोला है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे Cl2 की बात की जा रही है। आप जानते हैं कि ये जो Cl2 होती है गैस होती है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखिए Cl2 यानी 2 क्लोरीन है तो Cl, ये हो गया Cl। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको? 7 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, इसके 7 इलेक्ट्रॉन या तो क्रॉस से या फिर डॉट से डिनोट कर देंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये इन दोनों क्लोरीन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि इसका एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी स्टेबल कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए सिर्फ इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो यहाँ पे ये एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को करेगा। तो यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन इस साइड लिख देना है, बाकी के जितने 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो आपको दूसरी साइड लिख देना है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और जो बचे 6 इलेक्ट्रॉन हैं उसको इस तरीके से लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्कल बनाना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ठीक। 2 2 4 6 और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब ये है कि जो क्लोरीन और क्लोरीन है इसके बीच में कितना बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें क्या बोला गया है? कैटिनेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। ये जो कैटिनेशन होती है वो किसी भी एटम की एबिलिटी या फिर प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं किसकी? जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है दूसरे एटम के साथ ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी एलिमेंट सेम होता है और ये सेम एलिमेंट के अलग अलग एटम के साथ बॉन्डिंग करता है, तो इसी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। और आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा जब आप लोगों ने कार्बन के बारे में पढ़ा होगा कि हमारा जो कार्बन है उसकी जो कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी है वो सबसे अच्छी है। फिर आगे बोला गया है इट इज़ एग्जिबिटेड बाय बोथ। ये जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है वो कार्बन भी शो करता है और सिलिकॉन भी शो करता है। और आप जानते हैं दोनों के ही नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। फिर क्या बोला गया है? कंपेयर द एबिलिटी ऑफ कैटिनेशन ऑफ द 2 एलिमेंट्स, गिव रीज़न। आपको बताना है कि इन दोनों की कैटिनेशन की जो एबिलिटी होती है उसको कंपेयर करना है और साथ में कुछ रीजंस भी आपको बताने हैं कि क्यों ये वेरी कर रहा है। तो आप जानते हैं कि जो कैटिनेशन होता है वो कार्बन काफ़ी अच्छा एग्जिबिट करता है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन होता है हमारा, इसका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है और जितना छोटा साइज़ होगा अगर 2 एटम के बीच में सेम एलिमेंट के, उतना उनके बीच का बॉन्ड जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से जो कार्बन होता है वो अपनी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाता है। लेकिन अगर हम बात करें सिलिकॉन की, यानी सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड की, तो इनका जो एटॉमिक साइज़ होता है वो काफ़ी लार्ज होता है जिसकी वजह से इनके बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक। तो इसी वजह से ये कंपैरेटिवली वीकर होते हैं
कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करने में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन हैव सिमिलर वैलेंसीज दैट इज़ 4। दोनों की ही जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 होते हैं। लेकिन बट कार्बन एग्जिबिट कैटिनेशन मच मोर देन सिलिकॉन ड्यू टू। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको रीज़न बताना है, तो रीज़न सुनिए क्या है। ड्यू टू द स्मॉलर साइज विच मेक कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग वाइल द सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड आर कंपेरेटिवली वीकेन ड्यू टू लार्ज साइज़। तो अगर आपसे आगे से रीज़न पूछा जाए कार्बन और सिलिकॉन के बीच में जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है, तो आप यही बोलेंगे कि जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन होते हैं इनका एटॉमिक साइज़ काफ़ी स्मॉलर होता है, और जितना स्मॉलर एटम होगा सेम एलिमेंट का, उतना अच्छा उनके बीच का बॉन्ड होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का साइज़ बड़ा होता है। ठीक, तो यहाँ पे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियस जो पावर लगा सकता है दूसरे वाले एटम पे उसको होल्ड करने के लिए, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। ठीक है ना? तो इसी वजह से इसका जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। आई बस समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स एंड शो एडिशन रिएक्शन। ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, यानी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जैसे अल्कीन, अल्काइन, ये हमारे क्या हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये क्या शो करते हैं? एडिशन रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किसी चीज़ का क्या होगा? एडिशन होगा पर्टिकुलर कंपाउंड में। फिर बोला गया है गिव द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश इथेन एंड इथीन। इथेन क्या है? हमारा अल्केन है, यानी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इथीन क्या है? हमारा अल्कीन है, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो आपको बताना है कि अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो हम क्या टेस्ट करेंगे? ठीक है, तो चलिए समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए पहला टेस्ट यहाँ पे हमारे पास है कि ब्रोमीन सोल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज़ एन ऑरेंज कलर व्हेन इट इज़ एडेड ड्रॉप वाइज टू इथीन, यानी अनसैचुरेटेड कार्बन में हाइड्रोकार्बन में जब हम क्या करते हैं? ब्रोमीन को ऐड करेंगे तो ऑरेंज कलर, ब्रोमीन का ऑरेंज कलर डिसअपियर हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस इथाइलिन डाईब्रोमाइड। यहाँ पे कलरलेस इथाइलिन डाईब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी वजह से हमारा जो कलर होता है डिसअपियर हो जाता है। तो पहला ये हमारा ये टेस्ट हो गया। आया समझ में कि इसमें क्या बोला गया था? इसमें ये बोला गया था कि हम क्या करेंगे, इथीन में जब ब्रोमीन को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं, इसका मतलब ये कि इथीन और ब्रोमीन में रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन होता है हमारा रिएक्शन होने से पहले वो ऑरेंज कलर का होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो ब्रोमीन का सोल्यूशन होता है वो ऑरेंज होता है। तो इसी वजह से सोल्यूशन रिएक्शन के पहले हमारा ऑरेंज होता है। लेकिन जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रोमीन होता है इन दोनों कार्बन से जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, दोनों दो कार्बन से जुड़ जाता है और बना लेता है CH2, और यहाँ से ब्रांच में आपको दिख रहा है क्या? ब्रोमीन। और इसी तरीके से इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिए इसके बनने की वजह से, यानी क्या बना है हमारा? इथाइलिन डाईब्रोमाइड। तो इसके बनने की वजह से जो हमारा सोल्यूशन हो जाता है वो कलरलेस हो जाता है। अगर हम इसकी जगह कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रखे होते हैं, यानी जैसे अल्केन रखे आप मान लीजिए होता हमारे पास, तो ऐसा हमें ऑब्जर्व नहीं होता। तो ये हम लिख सकते हैं दिस रिएक्शन इज़ नॉट शोन बाय इथेन, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एज इट इज़ ए एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारा क्या था? पहला टेस्ट था, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर देखिए सेकेंड वाला क्या है? बोथ कैन बी डिस्टिंग्विश्ड आल्सो बाय देयर फ्लेम। तो आप जानते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अलग अलग फ्लेम देते हैं। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब आप हीट करेंगे या फिर बर्न कराते हैं तो वो हमें क्लियर फ्लेम देता है। ठीक है, और ये जो क्लियर फ्लेम होती है वो कुछ ब्लू कलर की होती है। ठीक, फिर ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये बर्न कैसे होते हैं? येलो फ्लेम के साथ विथ लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक। और ये जब बर्न होते हैं तो लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक भी रिलीज़ होता है। तो ये हमारा सेकेंड टेस्ट हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करेंगे, तो आपको किसी भी 2
इन दोनों में से कोई भी एक टेस्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों लिखना हुआ तो दोनों लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ये मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। मैच द रिएक्शन गिवन इन कॉलम ए विद द नेम्स गिवन इन कॉलम बी। आपको क्या दिया गया है, दो कॉलम है। कॉलम ए में आपको रिएक्शन लिखना है, लिखा गया है, और कॉलम बी में इसका नेम लिखा गया है। आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन किस नेम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, स्टीरिफिकेशन रिएक्शन। शुरुआत कहाँ से करें, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से करते हैं, सबसे आसान है। एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब एसिड और बेस में रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस में वाटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए CH3COOH, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, इथेनॉइक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये हमारा बेस है। एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या दे रहे हैं हमें, साल्ट, यानी यहाँ पे आपको सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल रहा है, साथ में यहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा है, यानी यहाँ पे हमारा डी वाला का कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एडिशन रिएक्शन दिया गया है। तो आप जानते हैं एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इनमें से आपको अनसैचुरेटेड दिख कौन सा रहा है, बी वाला। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अल्कीन है, क्या है हमारे पास, अल्कीन है, और इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो ये जो निकल होता है हमारा, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अभी आगे ऐसा ही अभी क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे निकल के प्रेजेंस में यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है अल्कीन की सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मिल जाता है क्या, अल्केन, यानी यहाँ पे क्या मिला हमें, इथेन। तो यहाँ पे बी वाले का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एडिशन रिएक्शन है। बचा क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और स्टीरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये जो स्टीरिफिकेशन रिएक्शन होगा उसमें क्या बनेगा हमारा, एस्टर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे CH3COOH यानी अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन दोनों में क्या होगा, रिएक्शन होगा, तो आपको मिलेगा CH3COOCH3, और साथ में यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, वाटर। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टीरिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ए वाले का क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। बचा कौन सा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो हमारा क्या है, सी वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन ने बनाया है CH3Cl, और साथ में यहाँ पे दूसरा वाला क्लोरीन इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HCl बना रहा है, और ये किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये हमारा हो जाएगा सी वाले का सेकेंड वाला। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ऑल द आइसोमर ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन क्या है हमारे पास, 6 कार्बन वाला एल्केन है हमारे पास। तो आपको बताना है इसके आइसोमर्स के सभी स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो अगर आपको पता हो तो जो हेक्सेन होता है हमारे, उसके कितने आइसोमर होते हैं, टोटल 5 आइसोमर्स होते हैं। अब आपको क्या करना है, इनको ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे हम लिखेंगे, हमारे पास क्या था, हेक्सेन। तो सबसे पहला आइसोमर आप बनाएंगे स्ट्रेट चेन वाला, यानी कि आप बनाएंगे N हेक्सेन। इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे 6 कार्बन हो गया हमारा हेक्सेन। अब सभी कार्बन की आपको वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा H2 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 H2, और यहाँ पे हो जाएगा H3। ये हमारा क्या है, N हेक्सेन। आपको नेम भी साथ में लिख लेना है। क्यों, क्योंकि इसका नंबर भी कट सकता है। हमें क्या पता आप लोगों ने क्या कौन सा आइसोमर लिखा है, तो यहाँ पे N हेक्सेन, यानी N हेक्सेन की एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन। सेकेंड आइसोमर अगर हम बनाना चाहें तो आप इनमें से किसी जगह ब्रांचिंग कर दीजिए। देखिए इन दोनों एंड पोजीशन पे तो ब्रांचिंग नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि अगर आप एंड पोजीशन पे ब्रांचिंग करेंगे तो वो ब्रांचिंग नहीं कहलाती है। ऐसा हम लोगों ने अभी MCQs में भी क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों पोजीशन पे, यानी सेकेंड लास्ट वाले पे किसी एक पोजीशन पे क्या कर देना है, ब्रांचिंग कर देना है। तो चलिए हम कर देते हैं, CH3 है, ये C, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, ब्रांचिंग कर देंगे। तो ये हो जाएगा CH3 CH CH2 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 CH3, ठीक। तो यहाँ पे 5 कार्बन की क्या है हमारे पास चेन है, और यहाँ पे ब्रांचिंग दिख रही है हमें। तो यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, यानी सेकेंड पोजीशन पे क्या है हमारा, मिथाइल। तो इसको हम लिखेंगे 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। अगला आइसोमर बनाएं,
अब आप ब्रांचिंग कहाँ से कर सकते हैं, थर्ड में अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ से अगर आप ब्रांचिंग करें या फिर यहाँ से, यानी सेकेंड लास्ट पोजीशन, तो बात तो एक ही होगी। क्योंकि नंबरिंग में 2 मिथाइल पेंटेन ही आएगा। क्योंकि नंबरिंग हम उधर ही से करते हैं जिधर से हमें ब्रांचिंग पहले मिलती है। तो आप क्या इस बार करें, आप इस बार थर्ड पोजीशन पे क्या कर दें, ब्रांचिंग कर दें। तो ये हो जाएगा हमारा CH3 CH2 CH CH2 CH3, और यहाँ पे थर्ड पोजीशन है हमारी, तो यहाँ पे हम ब्रांचिंग कर देंगे, CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 दोनों ओर से नंबरिंग में ये थर्ड पोजीशन पे ही आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 मिथाइल पेंटेन। अब क्या करना है, आपको 2 जगह से ब्रांचिंग कर देनी है। तो आप एक काम करिए, सेकेंड और थर्ड पोजीशन से ब्रांचिंग कर दीजिए। और अगर आप वही इस साइड से करते हैं तो इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो वो भी सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए CH3 CH3, तो ये हमारी जो मेन चेन है वो कितने कार्बन की अब बन चुकी है, 4 कार्बन की, और 2 जगह से हमने क्या कर दिया है, इसकी ब्रांचिंग कर दी है। तो यहाँ पे CH3 आ गया। अब अगर आप नंबरिंग करना चाहें तो अगर आप इधर से करेंगे तो इधर से ब्रांचिंग को सेकेंड नंबर मिलेगा, इधर से भी ब्रांचिंग को सेकेंड नंबर मिलेगा। तो आप किसी भी साइड से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास मिथाइल है, तो हम कैसे लिखेंगे, 2,3, 2 मिथाइल है तो इसको लिखेंगे डाई मिथाइल ब्यूटेन। मेन चेन हमारी जो कार्बन की है उसमें कितने कार्बन अब रह गए थे, 4, तो हमने लिखा है ब्यूटेन। अब लास्ट आइसोमर इसका कैसे होगा, इसमें हम क्या करेंगे, एक ही कार्बन पे 2 ब्रांचिंग कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे कार्बन, ये CH2 CH3। अभी भी हमारी जो मेन चेन है वो 4 ही कार्बन की है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन पे ही हम 2 जगह से ब्रांचिंग कर देंगे। यानी यहाँ से भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया और यहाँ से भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। अब इसकी नंबरिंग कीजिए, इधर से ब्रांचिंग पहले मिल रही है तो नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2,2, यानी 2 पे कितने हैं, 2 मिथाइल है, तो 2,2 डाई मिथाइल, और मेन चेन कितनी है, 4 कार्बन की, तो ये हो जाएगी ब्यूटेन। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अगर ये NCERT एग्जाम्पलर में दिया गया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके पेपर में आने को। तो आपको ये ध्यान में रखना है, MCQs में सिंपली आपसे पूछ सकता है कि जो हेक्सेन है उसके कितने नंबर ऑफ़ आइसोमर्स होते हैं, तो आंसर कितना होगा, 5, ठीक है। और स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 46, What is the role of metal or reagent written on the arrow in the given chemical reaction? आपको बताना है कि यहाँ पे जो एरो पे मेटल या फिर जो रिएजेंट दिख रहे हैं उनका फंक्शन क्या है, इनका रोल क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अल्कीन। इसका हम क्या करा रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। और ये जो निकल होता है हमारा, वही पूछा गया है कि इसका रोल क्या होता है। तो ये हमारा क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट आप जानते हैं रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। साथ में ये क्या करेगा, इसको अपने ही सरफेस पे हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब होने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, ताकि यहाँ पे अल्कीन और हाइड्रोजन, इसमें से अल्कीन में हाइड्रोजन जुड़ सके, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको दिखेगा कि हाइड्रोजन जुड़ने की वजह से इसका ये जो बॉन्ड है वो हट जाता है और हमें सिंगल बॉन्ड यानी अल्केन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सी कि कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि निकल का क्या है फंक्शन, तो आप बताएंगे कि ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ये एड्जॉर्ब होने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है ये एडिशन रिएक्शन है, ये भी ध्यान में रखना है। ये देखिए CH3COOH, यानी यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल है, यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इन दोनों में रिएक्शन हो रहा है और बन क्या रहा है हमारा CH3COOC2H5, यानी कि यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, इथाइल इथेनोएट, ठीक। तो ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा इथाइल इथेनोएट है, साथ में H2O है, ठीक। तो आपको बताना है कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का फंक्शन क्या है। तो आप जानते हैं कि जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो यहाँ पे किस तरीके से काम कर रही है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। वो कैसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनमें से क्या कर रही है, यहाँ से इसने एक हाइड्रोजन को लिया
और यहाँ से इसने OH को लिया, फिर क्या हुआ, ये CH3COOH में क्या जुड़ गया है, ये वाला ग्रुप यानी C2H5 जुड़ गया है। ठीक है, इसका मतलब ये कि यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH, ये दोनों अलग होकर क्या बना लिए हैं, H2O। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है, यानी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है कंसनट्रेटेड, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे अल्कोहल है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में आपको क्या दे रहा है, इथेनॉइक एसिड। तो आपको बताना है इसका क्या रोल है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे अल्कोहल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये कि जो हमारा अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे काम कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, इसी से कई पार्ट्स में MCQs भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको स्टार मार्क कर लेना है। ठीक, आपसे सिंपली यही रिएक्शन देके बोल दिया जा सकता है कि बताइए इसमें से इसका जो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट है इसका फंक्शन क्या है। तो कई ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैटलिस्ट, रिड्यूसिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आपको क्या करना रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को करेक्ट मार्क कर देना होगा। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था ये। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद हमारा जो इस चैप्टर का NCERT एग्जाम्पलर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब बचे हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसको हम लेटर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो ओके, आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी तरीके से और ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।